मैंने आप लोगों को लीवर बता दिया था और उसके फंक्शन भी, ठीक है। आज आप लोगों को पढ़ना है गाल ब्लैडर में बाइल, ठीक है। गाल ब्लैडर पढ़ना है। गाल ब्लैडर में लीवर में ही पहले लिखिए बाइल, लीवर में लिखिए बाइल। लीवर किसका सिक्रेशन करता है? बाइल का। बाइल जूस या बाइल जूस लिख लें। बाइल जूस का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। देखिए, इट प्रोडक्टेड बाई लीवर्स की कौन सी सेल्स? हिपैटिक सेल्स। लीवर की हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स। ओके, नेक्स्ट लिखिए आप लोग। लिखिए इट इज ग्रेनिश ब्लूइश, ग्रीनिश और ब्लूइश एल्कलाइन इसका पीएच कितना होगा बेटा? 7.7 पीएच, ठीक है। 7 से ऊपर होगा ना। फ्लूइड विच, लिखो, फ्लूइड विच डज नॉट कंटेन enzyme, does not contain enzyme। 8 फिर भी ये प्लेज करता है, रोल प्ले करता है, प्लेज अ मेजर रोल ऑफ plays a major role of या मेजर रोल इन डाइजेशन, मेजर रोल इन डाइजेशन, major role in digestion and absorption of fat, बाइल जूस जो होता है बेटा, ये इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है? लीवर की हिपैटिक सेल से होती है। लीवर में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, एक हिपैटिक सेल्स होती है, क्या होती है? कूफर सेल्स। जो कूफर सेल्स होती है वो फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है, जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करेगी। और हिपैटिक सेल से किसका प्रोडक्शन होता है बेटा? लीवर बाइल का। किसका होता है? बाइल का होता है। बाइल एक तरह की ग्रीनिश और ब्लूइश क्या होता है? एल्कलाइन फ्लूइड होता है, एक तरीके का लिक्विड होता है। उसका कलर कैसा है? ग्रीनिश और ब्लूइश। ये जो पिगमेंट होते हैं, इसमें 2 पिगमेंट की वजह से, एक को कहते हैं बिलिरुबिन, एक को बिलीवर्डिन, ठीक है। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से इसका कलर ग्रीन और ब्लूइश दिखता है। जो ये कलर जो होता है, इसी की वजह से जो हमारा फीकल मैटर का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, ठीक है। जो हमारी जो क्या बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल जो एनएस के थ्रू बाहर निकलता है, उसको फीकल मैटर कहते हैं। उसका जो कलर होता है कैसा होता है? ब्राउनिश होता है और येलोइश में होता है। तो इसी ग्रीनिश और ब्लूइश पिगमेंट के ही वजह से, ठीक है। इसमें आपका पाया जाता है बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। अभी लिखवा देती हूँ। और इसमें बेटा जो बाइल्स होते हैं, बाइल में किसी भी प्रकार की एंजाइम नहीं पाई जाती। और मैंने आप लोगों को क्या बताया? एंजाइम ही फूड को डाइजेस्ट करता है। जब एंजाइम नहीं पाई जाती है फूड को, फिर भी ये क्या करेगा? फूड का क्या करता है? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है। इसके पास क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि जो लाइपेज, जो आपका लाइपेज एंजाइम है, उसको ये क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देता है। बाइल जो है लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। तो लाइपेज जो एंजाइम होती है, देखो, प्रोटीन को पचाने वाली एंजाइम प्रोटीएज, लाइपोज को पचाने वाली लिपिड को पचाने वाली एंजाइम लाइपेज, और फिर कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाली एमाइलेज, ठीक है। ये तीनों होती हैं। और आपकी जो आरएनए और डीएनए होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। उसको पचाने वाली एंजाइम जो होती है उसको कहते हैं न्यूक्लिएज, ठीक है। देखो, कार्बोहाइड्रेट अगर है फूड में, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो इसको पचाने वाली एंजाइम जो होती है उसको कहते हैं एमाइलेज,
क्या हो जाता है, एमाइलेज। दूसरा है अगर फैट है तो फैट को पचाने वाली एंजाइम लाइपेज। तीसरा है प्रोटीन है तो प्रोटीन को पचाने वाली एंजाइम प्रोटीएज, प्रोटीएज, ठीक है। और चौथा अगर न्यूक्लियोटाइड है, क्या बेटा आपका न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे आपका डीएनए हो गया एंड आरएनए प्लस आरएनए, इनको अगर छोटे छोटे इनके पॉलिस मतलब मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है, ये डीएनए और आरएनए है, इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड नहीं, इसको कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाली न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाली न्यूक्लिक एसिड आपकी आरएनए हो जाएगी और डीएनए हो जाएगी। इसको पचाने वाली एंजाइम क्या हो जाती है, न्यूक्लियेज। ये इसको ये तोड़ देगी किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। किसमें तोड़ देगी, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। प्रोटीन की यूनिट क्या हो जाएगी, एमिनो एसिड। फैट की यूनिट क्या हो जाएगी, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और आपका कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या हो जाती है, ये आपका हो जाता है जैसे ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से सारी एंजाइम्स को क्या करता है, ये बाइल जूस जो होता है, ये जो लाइपेज एंजाइम है, इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। जो लाइपेज एंजाइम आपकी आ रही है पैनक्रियास से होकर के ड्यूडेनम में, पैनक्रियास से होकर के जो यहाँ पे इस तरीके से था ना, ये आपका स्टमक था, ठीक। और ये आपका जो यहाँ से मुड़ा हुआ भाग था ड्यूडेनम था, ये आपका लीवर था, और यहाँ से क्या था, गाल ब्लैडर। और यहाँ से फिर इस तरीके से आपकी एक आपका आता था क्या, कॉमन बाइल डक्ट, जिसको सीवीडी कह रहे थे। और ये आपका क्या था, पैनक्रियास, ठीक है। तो पैनक्रियास आके यहाँ ओपन होता था, फिर ये ड्यूडेनम जा करके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से खुल जाता था। तो ये पैनक्रियास से जो एंजाइम यहाँ से निकल रही है उसको कहते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम। और इसमें सब होता है, क्या होता है, लाइपेज, इसमें पैनक्रियाटिक जूस में सब रहेगा, प्रोटीन को पचाने प्रोटीन के पार्ट पचाने वाले एंजाइम, सारी चीजें, पर सबके सब कैसे होते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं। तो ये जैसे ड्यूडेनम में जाते हैं और यहाँ से बाइल का सिक्रेशन आता है, यहाँ पे जैसे आया तो वो लाइपेज को क्या करता है, जो फैट के एंजाइम होते हैं उसको एक्टिवेट कर देगा और वो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। हाँ, तो इमल्सिफिकेशन उसको कहते हैं, ठीक है। फैट का जो पाचन होता है उसको कहा जाता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अगर फैट को डाइजेस्ट कर दिया जाता है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जो है वो किसका कार्य करेगा, फैट को तोड़ता है, इसलिए क्या करता है, इमल्सिफिकेशन, बिना एंजाइम के। इसके पास एंजाइम नहीं है, पर बाइल के अंदर ऐसा नेचर है कि बाइल लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, और लाइपेज एंजाइम ही आपकी लिपिड जो फैट है उसको फैटी एसिड और किसमें तोड़ देगी, ग्लिसरॉल में तोड़ देती है। तो बिना एंजाइम के भी ये क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो ये क्या करेगा, बाइल जूस पूछता है, बाइल जूस में अगर क्वेश्चन देगा आप लोगों को अगर क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि बाइल लिखेगा कि बाइल जो जूस होती है उसमें विदाउट एंजाइम का होता है, फिर भी वो डाइजेशन किस चीज का करता है, तो वहाँ लिखा रहेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो जहाँ लिखा रहेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वो लिखा रहेगा, नीचे लिखा रहेगा नो डाइजेशन बिकॉज इट हैव नो एंजाइम। तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा ना, मैम ने पढ़ाया था एंजाइम नहीं होता तो यहाँ डाइजेशन नहीं होगा, ये गलत है। वो एक्टिवेट करता है, इसका मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट रहेगा, उस चीज को लिपिड का इमल्सिफिकेशन करेगा, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसको मैं अभी लिखवा देती हूँ। तो ये जो आपकी एंजाइम, ये बाइल जूस होता है, ये एंजाइम में आपकी जो लाइपेज एंजाइम है जो लिपिड को पचा रही है उसको ही क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और बाकी जो आपकी एंजाइम होती है उसमें उसको एक्टिवेट करने वाला कार्य क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेरोकाइनेज आपका हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो जाता है ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में जितना पैनक्रियास से सिक्रीशन होता है आपका पैनक्रियाटिक जूस का, पैनक्रियाटिक जूस का मतलब उसमें आपका ट्रिप्सिन, उसको कहते हैं ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, फिर लाइपेज, फिर आपका प्रोटीएज, सारी एंजाइम उसी में रहती है। वो सब मिला करके क्या होता है, कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव जूस अगर पूछता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किससे सिक्रीट होता है तो कहाँ से कहेंगे, पैनक्रियास से। कहाँ से कहेंगे, पैनक्रियास से। पर वो जितने जूस सिक्रीट होते हैं बेटा सब के सब इनएक्टिवेट रहते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए, लिपिड को एक्टिवेट करने के लिए बाइल आता है, लाइपेज एंजाइम को, और स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेरोकाइनेज आपका हार्मोन्स आता है, बाकी जितनी बची रहती है उनको एक्टिवेट कर देगा।
तो वही ड्यूडेनम वाले पार्ट में, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला ड्यूडेनम और जूजनम वाला पार्ट है, वहीं पे मैक्सिमम आपका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाएगा। समझ रहे हो? और बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम डाइजेशन होता है। बचे हुए जो वाटर मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स होते हैं, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो उसके पाउच लाइक स्ट्रक्चर हॉस्टा रहता है उससे। ठीक है, और जो आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ बाइल का ये फंक्शन होता है। अब आगे लिख लें हम लोग, चलो फंक्शन लिख लो, यहाँ इसका फंक्शन लिखो। अच्छा, इसमें एक चीज, चलो फंक्शन में लिख लेना। फंक्शन लिखिए आप लोग। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? किसी को, हाँ बेटा बोलो। नहीं, जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, निकलने के बाद धीरे धीरे वो फिर बन जाता है। ठीक है, जिसका अगर किसी के गाल ब्लैडर में वो होता है, क्या बोलते हैं, स्टोन वगैरह होते हैं, तो उनको जब तक उनका गाल ब्लैडर का डेवलपमेंट नहीं होता, 3 साल 2 साल 4 साल, तब तक उनको अवॉइड किया जाता है कि वो लिपिड वाली ऑयली वाली चीज़ें न खाएं, फिर भी एसिडिटी बनाती रहती है। एक बार अगर किसी को गाल ब्लैडर का स्टोन हो जाता है तो एसिडिटी का, गैस की उसको शिकायत हो जाती है, और वो हमेशा उस चीज़ को करता है। अगर वो करता चला जाएगा तो 3 साल 4 साल में जैसे उसके गाल ब्लैडर आपके बनने लगेंगे। देखो गाल ब्लैडर में क्या है, बस स्टोर होता है ना, बाइल तुम्हारा बन ही रहा है, पर बाइल जो बन रहा है वो स्टोर होने के लिए उसके पास जगह नहीं है। तो जब जरूरत रहेगी बनेगा, जितना जरूरत अमाउंट चाहिए उतना नहीं आ पाता है, वहाँ स्टोर होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है सब डिस्टर्ब होने लगती है। तो उसके वजह से खाने में जो है आपका बाइल आकर के अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पाता जितना चाहिए। कहीं तुम स्टोर करके खाना रख लो और कहीं बना के दो। कोई आया भाई तुरंत खाना बनाओ, तो तुरंत कितना बनाओगे, जल्दी जल्दी 2 रोटी सब्जी बना के दे सकते हो, और पूरी पकवान बना के तुमने गाल ब्लैडर में रखा, कोई आया तो अच्छे से परोस दो, तो वो चीजें ज्यादा खुश रहेगा इंसान, उसका काम ज्यादा होगा। और जो आया 2 रोटी बना के दिए, 4 बात सुना दिए, तो फिर उसका काम नहीं होगा ना। तो वही हाल है। तो बाइल, जो गॉल ब्लैडर और लीवर हमारे बॉडी का एक, पूरे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता होती है, टोटिपोटेंसी जो सेल्स होती है, हमारे लीवर होते हैं। ठीक है, लीवर का अगर कोई भी पार्ट अगर आप निकाल देते हो इतना भी काट के, तो धीरे 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 वो डेवलप कर जाता है। उसी तरीके से गाल ब्लैडर होता है, वो भी डेवलप करता है। पर हमारे पूरे बॉडी में हमारा जो ब्रेन होता है, जो न्यूरॉन होते हैं, आपके नर्व सेल्स होते हैं, उसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता 0 होती है। समझ रहे हो? अगर वहां ब्रेन में चोट लग जाती जल्दी वो ठीक नहीं होता। इसलिए इंसान को कहा जाता है कि सर बचा के चलो भाई। चलो फंक्शन में लिखिए आप लोग। देखो, इट न्यूट्रलाइज HCl, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये आप फिगर रिमाइंड रखिए अपने दिमाग में। ये आप लोग अपना फिगर रिमाइंड रखिए दिमाग में। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को क्या समझाया था इसमें, ये जो डक्ट आ रही है इसको क्या कहते हैं, ये यहाँ जो इंस्फिंक्टर है और यहाँ इंस्फिंक्टर है, इन दोनों इस इंस्फिंक्टर का नाम क्या बताए थे, इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई, वेरी गुड, ओडाई। और इसका नाम क्या बताए थे, इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, यही था ना। और ये जहाँ पे ये जो आपका ये आ रहा है, ये कौन सी आपकी डक्ट, ये डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है। क्या है ये, कॉमन बाइल, CBD। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, और ये वाली जो डक्ट है इसको क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, जो हमारे गाल ब्लैडर से निकले सिस्टिक डक्ट, और जो हमारे लीवर से लग निकले हिपैटिक डक्ट। ये क्या है, हिपैटिक डक्ट। ठीक, और ये हमारा क्या है, गाल ब्लैडर, और ये क्या है, लीवर है। और लीवर में यहीं पे आपकी होती है सारी ढेर सारी हिपैटिक सेल्स, और इसी से बाइल का प्रोडक्शन होता है। और बाइल यहाँ से आता है, इस तरीके से निकल करके यहाँ पे स्टोर हो जाता है।
ठीक, फिर यहाँ से इससे होते हुए यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ देखते हैं हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में यहाँ दो जगह इस तरीके से फूला हुआ स्ट्रक्चर जो सबसे आगे रहता है इसको क्या कहते हैं, एम्प्यूला। क्या कहते हैं, एम्प्यूला। और जो इसके पास यहाँ क्या है, एम्प्यूला ऑफ वेटर ना, वेंटर की वेटर लिखें, वेंटर, एम्प्यूला, एम्प्यूला ऑफ वेंटर, ठीक है। और यहाँ से ऐसे हमारा जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में इस तरीके से राउंड राउंड से स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एसिनाई। क्या कहते हैं, एसिनाई। और इसी एसिनाई में आपका क्या होता है, बाइल, अरे सॉरी, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक जूस होता है। क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है। और लगभग 99.9% पैनक्रियाटिक जूस आपका किससे बनता है, पैनक्रियाज से, एसिनाई से, ठीक है। पैनक्रियाज में 99.9% पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है। मतलब इसका नेचर कैसा होता है, एंजाइमेटिक नेचर का है। क्यों, क्योंकि ये डक्ट से सिक्रीट हो रहा है, यहाँ देखो डक्ट लगी हुई है, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन नेचर हो गया। और इसी के बगल में इस तरीके से लैंगरहैंस की आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की क्या पाई जाती है, दीपिकाएं। तो ये आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। और ये 1 से 2% आपका क्या होता है, सेल्स होती है, जिससे ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेसिन क्या सिक्रीट होता है, हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये पैनक्रियाटिक जो डक्ट है वो ऐसे खुलते खुलते आकर के स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में यहाँ पे खुलती है। और यहाँ से आपका बाइल जूस का सिक्रेशन पूरा ड्यूडेनम में हो जाता है। और ड्यूडेनम से आपका आता है यहाँ से बाइल, ऐसे आता है और यहाँ से पूरा इस तरीके से मिल जाता है। और लाइपेज एंजाइम, लाइपेज से क्या करता है, लिपिड को तोड़ देगा और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देता है। फिर ये आगे जाता है, ये सारे के सारे मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट बताया था, ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम। तो सबसे हाईली आपका क्वाइल्ड कौन सा था, लॉन्ग क्वाइल्ड में आपका ड्यूडेनम था, उससे कम था। सबसे हाईली क्वाइल्ड में क्या थी, इलियम थी, वो बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड था। तो ये जो आपकी चीज़ें फिर जाएंगी जूजनम और इलियम में, वहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब तीनों पार्ट में आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वाइल्ड ये है, फिर ड्यूडेनम है, फिर आपका इलियम है। तो ये सारी चीज़ों में आपको मैंने क्या पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, बाइल का सिक्रेशन, उसका फंक्शन। अब फंक्शन आप बाइल लिखो तो अब समझ में आएगा, लिखो इट न्यूट्रलाइज HCl। जो यहाँ से हमारा खाना आ रहा है, काइल, क्या आ रहा है, काइम, काइम, ये काइम जो आ रहा है इसमें किसका सिक्रेशन है, HCl भी है। तो HCl ड्यूडेनम की वॉल को क्या कर दे, जला न दे। तो बाइल जो जाता है इसको क्या करता है, इस क्योंकि बाइल कैसा है, एल्कलाइन है ना, और ये एसिडिक है, तो दोनों को मिला करके क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो हमारा जो ड्यूडेनम का वॉल होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसी चीज को लिखना, लिखो तो यहाँ पे इट न्यूट्रलाइज HCl, इट न्यूट्रलाइज द HCl, ठीक है, HCl को न्यूट्रलाइज करता है एंड imparts alkaline and imparts alkalinity of chyme and emulsification इस चीज को ध्यान से लिखना, emulsification of fat, emulsification of फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन हमारा बाइल जूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, ये पहला हो गया इसका फंक्शन। दूसरा फंक्शन लिखिए, एक्टिवेटेड एंजाइम लाइपेज, लिखो एक्टिवेटेड एंजाइम लाइपेज, जो किसका डाइजेशन करता है, लिपिड का, ठीक है। लाइपेज से ही लिपिड याद कर लीजिएगा, ठीक। तो ये इमल्सिफिकेशन मतलब क्या करता है, ये जो काइलोमाइक्रोन होता है आपका, क्या होता है बेटा, फैट के जो बड़े से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपका काइलोमाइक्रोन है, ठीक है। ये फैट का क्या है, ये लिपिड है, मतलब फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। और ये कवर है किससे, प्रोटीन से। तो काइलोमाइक्रोन को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको कहते हैं स्मॉल
फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। और ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट, बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, मतलब लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको लिखेंगे फैटी एसिड, एसिड में तोड़ देता है, प्लस ग्लिसरॉल। तीसरा, तीसरा लिखिए बाइल साल्ट, बाइल साल्ट कन्वर्टेड इनटू काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन क्या बताए थे, क्या होता है, फैट, हाँ फैट के मॉलिक्यूल्स को अगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कवर कर लेते हैं तो एक बड़ा सा ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं इसको करवाई हूँ। ऑफ लिपिड लिखिए, ऑफ लिपिड टू मिसल्स। अब देखो ये नए नए वर्ड आ रहे हैं ना, इस चीज को ध्यान रखना कि अगर काइलोमाइक्रोन टूटता है तो छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे, मिसल्स। तो क्वेश्चन दे देगा काइलोमाइक्रोन अगर ब्रेक डाउन होता है तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिसल्स। समझ में आया, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल उसको क्या कहेंगे मिला के, मिसल्स कहेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। और जो बड़े लिपिड्स के मॉलिक्यूल उसको क्या कहेंगे, काइलोमाइक्रोन, जो प्रोटीन से कवरिंग है। समझ गए, जैसे ये काइलोमाइक्रोन है और ये छोटे छोटे इसके टुकड़े टूट गए हैं, तो ये क्या हो गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्या हो गया, मिसल्स। तो ये सारे वर्ड याद रखिएगा एग्जाम में, यही सारे वर्ड से ही आपका ट्रू फॉल्स और असर्शन रीजन बनता है, कुछ अलग से नहीं बनता है, बस आपके कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन बनाते हैं। हेल्प इन द रिमूवल ऑफ, और ये क्या करता है, बाइल क्या करता है, हेल्प इन रिमूवल ऑफ, हेल्प इन रिमूवल ऑफ वाटर, हेल्प इन रिमूवल ऑफ वाटर, हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। भाई वेस्ट प्रोडक्ट, अभी समझा रही हूँ वेस्ट प्रोडक्ट क्या है। हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक एज, लाइक टॉक्सिन, लाइक टॉक्सिन बिलुरुबिन, बिलीरुबिन होगा, हाँ स्पेलिंग बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एंड बिलुवर्डिन। ठीक है, ये येलो कलर के, बिलीवर्डिन, ये आपका कलर हो जाएगा ग्रीन। समझ में आया, ये पिगमेंट है। पीलिए में ये चीजें, इसकी अमाउंट बढ़ने लगती है, वही अपीयरेंस कर देता है हम लोगों के आंखों पे। ठीक है, जो येलो वाला कलर का पिगमेंट है बिलुरुबिन, जब इसका अमाउंट बढ़ने लगता है तो हमारी आंखों पे, हमारी स्किन में इसका असर दिखने लगता है, इसी से हम लोग को पता चलता है पीलिया हो गया। ठीक है, ये दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं आपके किसमें, बाइल में। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। इसको रिमूव किया जाता है बाइल के ही थ्रू, बाइल ही सीक्रेट होती है, डाइजेशन में जो उसका रोल है वो प्ले करके बाकी जितने वेस्ट प्रोडक्ट है फिकल मैटर के थ्रू बाहर, नहीं तो ऐसे रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक, यहाँ तक हो गया। एंड एक्सेस ऑफ, एंड एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ ध्यान सुनना, जो हम लोग खाना खाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खा रहे हो, जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खा रहे हो, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे कहाँ जाता है, गाल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये बाइल्स जो गाल ब्लैडर में क्या होती है, स्टोर होती है,
तो वहां से वो कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, जब अपने बाहर आती है तो उसको अपने साथ भी लेके चली आती है। तो ये क्या है, एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट ही तो था कोलेस्ट्रॉल। अगर बाइल में जो इसका अमाउंट अभी लिखवा रही हूँ, बाइल में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्वेश्चन बना हुआ है, ये केबीएस का क्वेश्चन है, बाइल में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो अभी मैं लिखवाती हूँ, उस कंपोनेंट में मैं बताऊंगी कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको लेसिथिन, जिसमें अमीनो एसिड पाया जाता है, वही क्या करता है, अगर उसका अमाउंट कम हो जाएगा तो इस कोलेस्ट्रॉल को बाइल गाल ब्लैडर से बाहर नहीं निकाल पाता। अभी समझा रही हूँ, इसको लिख लो। अच्छा समझा रही हूँ, इसको लिख लो, अभी समझा रही हूँ। पांचवा लिखो, बाइल कंपोनेंट। बाइल कंपोनेंट, इसको यहाँ तक आप लोग लिखिए, फिर मैं समझा रही हूँ कि बाइल का स्टोन कैसे होता है। बाइल कंपोनेंट में वाटर होता है, बाइल साल्ट होता है, बाइल साल्ट प्लस बाइल पिगमेंट होगा। बाइल पिगमेंट, पिगमेंट में कौन से हैं, बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन, प्लस कोलेस्ट्रॉल, प्लस यही है आपका फास्फोलेसिथीन। फास्फोलिपिड में लेसिथीन है, फास्फोलिपिड, और इसमें जो एमिनो एसिड है उसका नाम है लेसिथीन। अब आप लोगों को ये चीज समझा रही हूँ, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए तो मैं बाकी समझा रही हूँ। हो गया यहाँ तक, 1 मिनट रुको, समझ लो फिर लिखो आराम। देखो कि गाल ब्लैडर में स्टोन कैसे बनता है, ठीक है, जो पित्ताशय होता है उसमें स्टोन कैसे बनता है। ये हमारी क्या है, लीवर हो गई, और ये लीवर से इसका दोनों हिपैटिक डक्ट आया, और यहाँ से क्या है, ये पित्त की थैली है, फिर इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक, हमको इससे मतलब है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या बन रहा है आपका, बाइल, क्या बन रहा है, बाइल जूस, और बाइल जूस यहाँ से आ करके आपके कहाँ, गाल ब्लैडर में स्टोर हो गया। इस बाइल जूस का कंपोनेंट क्या है बेटा, वाटर है, बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल है, और फास्फोलिपिड है, इसमें कौन सी आपकी अमीनो एसिड है, लेसिथिन। समझ में आया यहाँ तक सबको। अब इसमें होता क्या है, अगर इस फास्फोलिपिड का अमाउंट यदि कम होता है, यदि कम होता है, फास्फोलिपिड का अमाउंट अगर कम होता है, या लेसिथिन का अमाउंट अगर कम होगा, तो ये कोलेस्ट्रॉल को बाहर नहीं निकाल पाता। कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने के लिए यही आपकी जो लेसिथिन होती है, फास्फोलिपिड होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बाइल से, ठीक है। अब इसके इसके पास कोलेस्ट्रॉल भी है, यहाँ मान लो कोलेस्ट्रॉल है, आपने कुछ ज्यादा हैवी फूड डेली डेली खा रहे हो, 4 महीने 6 महीने से आप बाहर का खाना खा रहे हो, बहुत ऑयली चीज, और ये कोलेस्ट्रॉल है, और इसमें लेसिथिन, ये है आपकी ग्रीन कलर की बना दे रही हूँ, ये आपकी लेसिथिन है। जब बाइल जूस निकलता है तो लेसिथिन का अमाउंट ज्यादा था, तो कोलेस्ट्रॉल को यहाँ जमने नहीं देती, इसको भी उसके साथ निकाल देती है, फिर हमारे फीकल मैटर के थ्रू कोलेस्ट्रॉल बाहर आ जाता है। अगर लेसिथिन का आप बहुत ज्यादा, देखो कोई अपनी बॉडी जो होती है, अगर उसको कंट्रोल नहीं करोगे, किसी लिमिट से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को आप खाने लगे, ठीक है, दिन भर पूरी कचौड़ी ये वो फला ढका अर्गर बर्गर सब खा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, धीरे 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 जो ये जो कोलेस्ट्रॉल इसका डिपोजिशन होने लगता है, और जो बाइल का जो कंपोनेंट है वो हमारे लीवर पे जा रहा है ना कोलेस्ट्रॉल, ये जो है जो हम खाना पीना खाते हैं उसी से तो आपका बाइल बनता है। तो जब आप प्रॉपर खा नहीं रहे हो, खाली फैटी चीज खा रहे हो, तो बाइल में इसका जो अमाउंट है वो कम आने लगेगा, ये जो बाइल का कंपोनेंट का जो बनने का जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। जब ये कम होने लगेगा तो ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन क्या हो जाएगा, जो जमता है वो ये निकाल ही नहीं पाता, तो धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसमें इस तरीके से जमते 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 क्या बना लेता है, स्टोन, कवरिंग हार्ड कर लेगा, तो ये क्या हो जाता है, बाइल गाल स्टोन हो जाता है, इसी को कहते हैं गाल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। अच्छा, अभी किसी का पथरी का या स्टोन का अगर ऑपरेशन होता है तो देखना उसमें
ऐसे पाउच में से निकालोगे ना, ऐसे जैसे छोटे 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 जैसे वो नहीं होते हैं, मकई के दाना देखे हो, उतने बड़े रहते हैं। और या तो फिर आप लोग उसको देखे हो, सरसों देखे हो, सरसों जैसे रहते हैं। या तो मकई का जो दाना होता है उससे उतने बड़े 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 वो कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो वो जो गॉल ब्लैडर है, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है उसका, तो हम लोगों ने उसको किया है। जब वो गॉल ब्लैडर पूरा निकाले थे, तो जो मेरी मामी थी, थोड़ी अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, तो उन्होंने उसको अच्छे से फाड़ा था ब्लेड से, वो फट ही नहीं रहा था। जो गॉल ब्लैडर था इतना हार्ड था, उसको हम लोग किसी तरीके से फाड़े, तो उसमें से जब निकाला गया तो ऐसे छोटे छोटे से, ऐसे छोटे छोटे से जो थे पीले पीले से और वाइट वाइट में, जैसे लगता था मकई का दाना है वैसे था, और सरसों के दाने छोटे छोटे से, एकदम छोटे छोटे से। ठीक है। और वो इतनी हार्ड कवरिंग थी कि इसको भी हम लोग ब्लेड से काट रहे थे, कट ही नहीं रहा था। सोचो कोलेस्ट्रॉल रहता है ना, काफी हार्ड कवरिंग रहती है, तो कट ही नहीं रहा था। तो वो बोले थे कि अगर आप अच्छे से और ऑपरेशन नहीं करवाते, इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, अगर ये फट गया तो इंसान का फिर सीधे वो लीवर पे इफेक्ट करेगा, फिर दिक्कत हो जाती है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में ये ट्यूमर और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पथरी का सब लोग ऑपरेशन निकलवा ही देते हैं मोस्टली। एक नहीं होता है, इस तरीके से इस पाउच में पूरे इस तरीके से ढेर सारे भर जाते हैं। इसी पाउच को यहाँ से 22 सीजन निकाल दिया जाता है। समझ रहे हो? उस पाउच को अगर तुम यहाँ से प्रेस करोगी, अगर छोटे रहते तो निकल जाते हैं, अगर बड़े बड़े जमाव है तो नहीं निकलते, क्योंकि ये पूरे स्किन इसके पकड़े रहते, उसी स्किन में चिपके रहते हैं ना। जब इसको तुम फाड़ोगे तो उसी स्किन में से दिखेंगे वो। समझे? तो इस तरीके से आपका स्टोन का क्या होता है, गाल ब्लैडर का स्टोन बनता है। इसलिए ऑयली जो फैटी चीजें हम नहीं कहते खाओ, नहीं खाओ, बट एक लिमिट में। लिमिट से ज्यादा खाओगे तो इस तरीके से दिक्कत होती है। तो हमारा जो लेसिथिन होता है या फास्फोलिपिड होता है, वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, डिपोजिशन होने से रोकता है गाल ब्लैडर में। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लो इसको, इसको लिखवा देती हूँ ना। वेन लिखो, वेन lecithin amount less in our bile juice, then cholesterol level, then cholesterol deposited in our in gallbladder and make the stone। ठीक है, जिसको कहते हैं गाल ब्लैडर स्टोन। चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए। समझ में आ गया ना स्टोन कैसे बनता है? कोई पूछेगा तो बता देना। अब किडनी वाला पढ़ाऊंगी तो किडनी वाला बताऊंगी। हम्म, नीचे कर दूं? हाँ, जाओ। जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल जमने बढ़ने लगता है, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके बगल में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका जमने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स पे क्या होती हैं, जो हमारी जिसमें ब्लड बहता है उस पर प्रेशर होता है। जब प्रेशर, पाइप अगर रखे हो, पाइप से घर वर धुलते हो कि नहीं, कुछ भी करते हो कि बाइक वाइक धुलते हो ना, और अगर क्या करते हो उसी पैर रख दो और फिर देखो पीछे से प्रेशर रहेगा, इतना भी छिद रहेगा तो मारेगा, पूरा बाहर चला जाता है। उसी तरीके से ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल में अगर यहाँ कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है बाहर की तरफ, तो ये इस ब्लड वेसल्स पे क्या करती है, प्रेशर डालती है। तो जो ब्लड का बहाव है, जो मीडियम से ब्लड का बहाव बहुत तगड़े से होने लगता है। ठीक है, जो क्या करता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज होने लगती है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम तेज होने लगता है, तो उसमें चांसेस हो जाते हैं। इसलिए इसको भी अवॉइड करना चाहिए।
करिए। और जो गॉल ब्लैडर का मैं जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसको बना लीजिएगा, नहीं भूल जाएंगे। वहां बना के फिर कोलेस्ट्रॉल लिख करके इस तरीके से कर लीजिए, उसको करिए। 8। हाँ, लीवर में मैक्सिमम होती है, लीवर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन होता है। अगर पूरा नहीं, आप पूरा उठा के डाल दो, पूरा थोड़ी बन जाएगा। उसका पार्ट कुछ दे सकते हो, फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन करके वो कंप्लीट कर लेगा। और तुम सोचो पूरा किडनी की तरह पूरा लीवर दे दे किसी को, डोनेट कर देंगे तो इंसान मर नहीं जाएगा। हाँ भाई, बस ये है किया गया है, वो चीजें हैं, कोई चीजें 100% नहीं है। किडनी है, इंसान एक किडनी पे जी सकता है पूरी लाइफ टाइम, नहीं जो उसकी जो लाइफ है वो जितना वो जीना चाहता है उससे 15 साल कम ही में जिएगा, 10 साल 15 साल। हाँ। हाँ, सबका डोनेशन है भाई। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता एक जगह से उठा के तुम दूसरी जगह, वो व्यक्ति जाता है। हाँ हाँ हाँ, और क्या। हाँ, तो उसमें वो ऐसे ऐसे बॉक्स थोड़ी ना होता है, वो बॉक्स का ऐसा टेम्परेचर होता होगा, उसको ऐसे केमिकल डाले जाते होंगे कि जो उसका सेल्स है वो मरे ना। हाँ, तो उसको इस हिसाब से ले जाया जाता है। ठीक है। चलो जी, हो गया। और क्या था, और क्या कह रहे थे आप लोग, किडनी का स्टोन। लो थोड़ा सा समझो, अगर तुम लोग वर्ड समझ पा रहे हो तो समझना। ये आपका हाइपर कैल्सी यूरिया यूरिया से होता है। इसका मतलब अगर हमारे किडनी में, अगर हमारे यूरिन में कैल्शियम और यूरिया का क्या हो जाए, मात्रा अधिक हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका स्टोन बना लेता है। मतलब हमारे अगर यूरिन में एक होता है आपका एंजाइम साइट्रेट करके, एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम का अगर अमाउंट हमारे यूरिन में क्या हो जाए, कम होने लगता है, तो हमारे जो किडनी है, जो हमारा ये किडनी है, इस किडनी में कैल्शियम और प्लस यूरिक एसिड, किसका, यूरिक एसिड, अगर कैल्शियम प्लस यूरिक एसिड का डिपोजिशन हमारे किडनी में ज़्यादा होने लगता है, तो यही क्या बना लेता है, किडनी का स्टोन बना लेता है। ये कब होता है, जब हमारे यूरिन में सिट्रेट जो या साइट्रिक जो एसिड होता है, अगर उसका अमाउंट कम होने लगता है तब। हाँ, नहीं, हाँ, उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कैल्शियम और यूरिक एसिड का डिपोजिशन अगर हमारे किडनी में होने लगे, और किसकी कमी से, जो आपका साइट्रिक एसिड होता है अगर यूरिन में वो कम हो रहा है, तो फिर वो क्या बना लेता है, आपका किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, कैल्शियम और यूरिक एसिड। ठीक। चलिए आगे का पढ़ते हैं। ये हो गया। इसके बाद क्या है, उस दिन शीशे के वाला मैं लिखवाई थी। अब क्या बच गया आपका, पैनक्रियाज। लिखिए पैनक्रियाज। लीवर हो गया, अब तीसरा आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है पैनक्रियाज। ये कैसा है बेटा, मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड कहते हैं, या आर इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी इसको कहते हैं, मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक। पैनक्रियाज जो होता है बेटा, इसका जो है ये सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस,
और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है? सब होता है आपका ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन लाइप लाइप्सिनोजेन। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए आपका हो जाएगा ट्रिप्सिनोजेन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजेन है, लाइप्सिनोजेन हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, ये एक्टिवेटेड द पैनक्रियाटिक जूस बाई इंटेरोकाइनेज हार्मोन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से एक आपका हार्मोन जाता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम क्या है, इंटेरोकाइनेज। और यही किसको, पैनक्रियाटिक जूस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट कर देगा तो ट्रिप्सिनोजेन आपका किस में टूट जाएगा बेटा, ट्रिप्सिन में। ठीक है, और काइमोट्रिप्सिनोजेन क्या हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन में, और आपका लेप्सिनोजेन जो है ये आपका लाइपेज में। इस तरीके से ये सारी चीज़ें टूट जाती हैं और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो करके आपका पूरे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट सबका क्या कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे। तो जो बचा हुआ आपका क्या आया था, प्रोटीन जो था वो किससे टूटा था, प्रोटीन क्या था, पेप्सिनोजेन था ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेप्सिनोजेन ये आपका किस में टूट जाएगा, पेप्सिन में। ठीक, किस में टूट जाएगा, पेप्सिन में। और उसके बाद क्या था, फैट था ना, तो फैट आपका टूट जाएगा लाइपेज के प्रेजेंट में, किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड या लिपिड लिख लो, लिपिड आपका टूट जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, या इसी को फैट बोलते हैं। और दूसरा है आपका कार्बोहाइड्रेट आपका किस में टूट जाएगा, किस में था, ये स्टार्च में था, स्टार्च से माल्टोज में टूटा था, तो माल्टोज से ये टूट जाएगा, ग्लूकोज में, छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट हो जाएंगे मोनोसैकेराइड्स में टूट जाएगा। और उसके बाद चौथा है आपका न्यूक्लिक एसिड जो है ये आपका टूट जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये आपका किस एंजाइम के प्रेजेंस में, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में टूट रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एमाइलेज लाइपेज। फिर आपका नहीं है, एमाइलेज नहीं होगा, एक मिनट छोटा इसको करो, इसको ये रहेगा एमाइलेज ये हो गया पेप्सिन पेप्टाइड, ये पेप्सिन है, ये आपका टूटेगा किसमें भाई, प्रोटीएज हो गया, प्रोटीएज में प्लस पेप्टाइड में ये टूट रहा है। और उसके बाद क्या, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिएज में। तो इतने टाइप के एंजाइम जो होती है प्रोटीन का भी पाचन कर देंगी, लिपिड का भी, कार्बोहाइड्रेट का भी, और किसका, न्यूक्लिक एसिड का, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस। ये इस तरीके से पैनक्रियाज का पूरा इस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसको कर लीजिए, फिर तब आगे का इसकी सेल्स बता दे, ये खत्म हो जाए पैनक्रियाज।
तो फिर बच जाएगा आपका मैकेनिज्म बता दूं, ये पूरा चैप्टर खत्म करो भी टाइम है। ये इनएक्टिवेट है, भी इनएक्टिव है, उसको पेप्सिन जो रहता है वो उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। हाँ, अगर देखो पेप्सिन जो है वो क्या करता है, सिक्रेट नहीं होता है, ठीक है, इनएक्टिवेट रहता है, प्रोटीन का पाचन नहीं करता है। जैसे एचसीएल सिक्रेट होता है तो पेप्सिन को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देगा, तो तभी वो हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। वो भी पार्शियल पाचन होता है, पूरी तरीके से पाचन नहीं होता। लगभग आपका 80% प्रोटीन का पाचन वहां होगा, 20% हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो एचसीएल जो होता है वो पेप्सिन जो होता है, आपका प्रोटीन जो एंजाइम होती है उसको एक्टिवेट करता है प्रोटीन के पाचन में, नहीं वो इनएक्टिवेट फॉर्म में पेट में पड़ी रहती है, स्टमक में। ना हो तो लिख लेना, एचसीएल एक्टिवेटेड पेप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये लिख सकते हैं। हो गया, हो जाए तो बताइए आप लोग। अच्छा लिखवा देती हूँ, लिखो। पर वो आप स्टमक जहाँ लिखे हो, स्टमक जहाँ फिगर बनाए हो, स्टमक में उसको लिखो, पेज खोलो, उधर लिख लो एचसीएल activated to pepsin for digestion of प्रोटीन, इसको लिख लीजिए। एचसीएल जो होता है वो एक्टिवेट करता है पेप्सिन आपकी एंजाइम को, जिससे आपका प्रोटीन का क्या होता है, डाइजेशन होता है इन स्टमक, ठीक है, किसमें, पेट में, लिख लो। जहां आप लोग पेट वाला बनाए हो, स्टमक वाला पोर्शन, वहीं पे कहीं एडजस्ट करके उसको लिख लो, ऊपर नीचे करके। यहाँ लिख लो, यहाँ यहाँ ऊपर तो जगह है ना, यहाँ एकदम ऊपर लाइनिंग में जहाँ एचसीएल लिखी हो उसी के पास लिख लो, इट एक्टिवेटेड द पेप्सिन। जहाँ एचसीएल आप लिखी हो, ऑक्जेंटिक सेल कहीं लिखी हो, देखो ऑक्जेंटिक सेल में ही लिख लो, एचसीएल एक्टिवेटेड टू पेप्सिन एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बेटा, हाँ पार्शियली लिखना, पार्शियली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं करता है, ठीक है। इसके आगे आप लिखो, पैनक्रियाज लोकेटेड टू stomach of pancreas located to stomach in abdominal cavity located to posterior to stomach। पैनक्रियाज का जो लोकेटेड है, मतलब लोकेशन कहाँ है, पोस्टीरियर टू द स्टमक इन एब्डोमिनल कैविटी,
एब्डोमिनल कैविटी में जो हमारा स्टमक है उसी के जस्ट पीछे, देखते नहीं, उसी के नीचे जस्ट पीछे वाले, वो दिखता है ना पर उसके ऐसे पीछे लगा रहता है, ठीक है। तो वहां पे हमारा पैनक्रियास क्या होता है, लोकेटेड होता है। लिखो, पैनक्रियास हैव टू नेचर, ठीक। पहला आपका एक्सोक्राइन है, दूसरा आपका एंडोक्राइन है। लिखिए, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन सेल्स या ग्लैंड, और दूसरा क्या है, एंडोक्राइन। देखो बेटा, एक्सोक्राइन से हमेशा याद रखना, ऐसा आपका ग्लैंड होता है जो क्या होगा, डक्ट जिसमें होता है और एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, और ये हमेशा कहाँ करता है, सरफेस पे ग्लैंड, सरफेस पे। जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड है ना, ये पसीने को कहाँ कर रहा है, डक्ट से हो रहा है, पोर है उसका डक्ट है, वो हमारे किसी सरफेस पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। उसी तरीके से जैसे हमारी जीभ है, जीभ में क्या पाई जा रही, स्वाद कलिकाएं, वहां सरफेस से आपका हो रहा है, ठीक है। आंख है, आपकी आंखों में जो आपकी लैक्राइमल ग्लैंड है, वो भी सरफेस पे ही क्या कर रहा है, आंसू का सिक्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे सरफेस, जैसे आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड था, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सरफेस वाले एरिया पे क्या देख रहे थे, आपका पेप्सिन, एचसीएल सबका सिक्रेशन कर रहा था। उसी तरीके से जो इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एसिनाई, वो भी अपने सरफेस एरिया पे क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। तो ऐसा नेचर जो कहलाता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, बाहर ही। हाँ, इंडो का मतलब होता है अंदर, जो डायरेक्ट बिना ग्लैंड, बिना डक्ट के, किसी बिना नली के ही डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेशन कर देगा, और इसमें सिर्फ मोस्टली आपके हार्मोन्स आते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंडोक्राइन। इन दोनों में ऐसे अंतर याद रख लीजिए। तो एक्सोक्राइन में लिखिए 99.9% पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, सिक्रेटेड बाय एसिनाई। क्या है, एसिनाई। एसिनाई ये जो इस तरीके से मैंने ऐसे होल लाइक स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये इसका डक्ट है, और ये जो राउंड है ये क्या है, इसका एसिनाई, इसी में आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है, बताया था ना अभी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो वहाँ एंडोक्राइन में क्या है, जो इस तरीके से आपका फिर क्या है, ऐसे ऐसे अलग अलग से जो ऐसे ऐसे पैचेज हैं, ये क्या है, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दूपिका है, वहां पे अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिख लेना, एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, और हार्मोन्स आपका क्या क्या है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन। और ये तीनों सेल्स किसमें पाई जा रही हैं, लैंगर आइसलैंड, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। और इसकी ये जो सेल्स है, इस सेल्स का जो अमाउंट है 1 से 2% है। कितना है, 1 से 2% है, और ये कितना है, 99.9% है। लिख लीजिए यहाँ से, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके हार्मोन। अब इसके बाद आप लोग लिखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन मैकेनिज्म अब लिखेंगे। हाँ, उसको मैसेंजर बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मैसेंजर आपके हार्मोन्स होते हैं, सेकेंडरी में आपका, सेकेंडरी प्राइमरी मतलब वही होते हैं। हाँ, वो भी होता है, कैल्शियम आयन होते हैं, सीएमपी पैथवे होते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर। हार्मोन्स के बाद वाले मैसेंजर, मैसेज डायरेक्ट ब्लड के थ्रू जाते हैं, तो इसको सेकेंडरी मैसेंजर कहेंगे। पहला आपका प्राइमरी मैसेंजर में हार्मोन्स है, सेकेंडरी में आपका कैम है, और दूसरा क्या है, कैल्शियम आयन है, ठीक है। इसको कर लीजिए, मैकेनिज्म लिखवा दिए, खत्म हो जाए बेटा, बस थोड़ा सा बचा। सिक्रिटीन, अभी समझा, कर लो, करवाती।
फिर उसके बाद लिखना आप लोग डाइजेशन वो मैकेनिज्म, फिर लिखना डाइजेशन इन बकल कैविटी। हो गया? चलिए देखिए भाई, जो सिक्रिटीन होता है वो आपका पैनक्रियास से नहीं सिक्रिट होता है, ड्यूडेनम से। ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका सिक्रिटीन एक तरीके का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीनिशियस। पॉलीपेप्टाइड चेन किसमें मिलती है? प्रोटीन में ना। तो कैसा नेचर हो गया इसका? प्रोटीनिशियस। बहुत बहुत सारी प्रोटीन की चेन मिलकर के आपका सिक्रिटीन हार्मोन्स बनता है। ठीक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का क्या है? सिक्रिटीन। और सिक्रिटीन हार्मोन्स फर्स्ट हार्मोन्स है। सबसे पहला हार्मोन्स का डिस्कवरी इसी का हुआ है, सिक्रिटीन का। ये फर्स्ट हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन के बॉडी का पहला हार्मोन्स है, जो ड्यूडेनम से आपका सिक्रिट होता है। और ये जा करके किसको? लीवर और पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि लीवर से बाइल का सिक्रेशन हो और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस का हो। ये इसका सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? जो आपका बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस मिलकर के ड्यूडेनम में आते हैं, तो ये भी जाता है एचसीएल की, क्योंकि एचसीएल भाई काफी हाईली एसिडिक है ना, उसको मेंटेन करने के लिए आपकी बाइल जूस प्लस सिक्रेटिन दोनों मिलकर के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो पहला इसका प्रेफरेंस फर्स्ट फंक्शन है एचसीएल को न्यूट्रलाइज करना ड्यूडेनम में। दूसरा फंक्शन है पैनक्रियाज और लीवर दोनों को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कि पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम और लीवर से बाइल का सिक्रेशन हो सके। तो इसके दो ये फंक्शन होते हैं। और सिक्रेट कहाँ से होता है? ड्यूडेनम से होता है। ये हमारा फर्स्ट हार्मोन्स है। सबसे पहले इसी हार्मोन्स की क्या हुई है? डिस्कवरी हुई है। लिखना है तो लिख लो, यहीं पे नोट करके लिख लो, लिख लो इसको, इसको लिख लो। अच्छा, जब पूछ ही दिया बच्चा तो लिख लो। अब देखो ऐसे क्या है कि कुछ कुछ चीजें अगर छूट जाएंगी तो उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू ले लूंगी। ठीक है, उसको टेंशन मत लेना मैम ये छूट गया, वैसे छूटता कुछ नहीं है। अगर कुछ छूटता है तो मैं उसको क्वेश्चन में इंक्लूड कर देती हूँ। इसलिए आप लोगों को लगता है मैम नए क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, वो आपके कुछ टॉपिक छूट जाते हैं। तो लिखो सिक्रेटीन, सिक्रेट हार्मोन्स लिखो। ये फर्स्ट हार्मोन्स, ये क्या है आपका? फर्स्ट हार्मोन्स है। दूसरा है ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन which secreted which released by duodenum। ठीक है, its first role to neutralized the HCl in duodenum, and second function to stimulates pancreas plus liver for secretion of bile juice, bile and pancreatic। ठीक है, समझ में आया? इसको आप लोग इस तरीके से नोट बना के लिख लीजिए।
इसको लिख लीजिए। सिक्रेटिन वो जो है वो फर्स्ट हार्मोन्स है, पॉलीपेप्टाइड नेचर का है और ये रिलीज होता है कहाँ से? ड्यूडेनम से। इसका फर्स्ट रोल है न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जो HCl का जो क्या है रोल है उसको न्यूट्रलाइज करना। सेकेंड क्या है इसका फंक्शन? स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज रिवर को फॉर सिक्रेशन ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस के लिए। ठीक है, कर लीजिए इसको। लिखो, तेजी से लिखो। मैकेनिज्म लिखो फटाक से। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन लिखिए पहला। डाइजेशन इन बकल कैविटी। बकल कैविटी में डाइजेशन। हमारे माउथ में डाइजेशन कैसे होता है? तो क्या होता है हमारे माउथ में? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च है। ये इसका क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट का क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और इसको आपका एंजाइम, कौन सी एंजाइम? एमाइलेज। एमाइलेज या इसी को टाइलिन बोलते हैं। इसके थ्रू ये किसमें टूट जाएगा? माल्टोज में। इसमें टूट जाता है माल्टोज। और ये माल्टोज का मतलब ये जो टूटता है इसमें क्या रहता है? सलाइवा प्लस फूड दोनों रहता है। और ये क्या बनाता है? ऐसे खाने को क्या कहते हैं? बोलस। ये आपका डाइजेशन हो गया कहाँ? हमारे बकल कैविटी में। चलो दूसरा देखो। डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में क्या होगा? स्टमक में जो हमारा बोलस है, बोलस जो फूड है उसमें बेटा क्या आता है? HCl मिलता है। और क्या मिलता है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम। और क्या मिलता है इसमें? रेनिन। तो ये क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कर देगा। क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन इसमें दो हो जाएंगे। एक आपका रेनिन का होता है और एक किसका होगा? पेप्सिन का। तो इसमें पहला प्रोटीन जो है एडल्ट में हम लोगों में है। तो ये इसमें प्रोटीन जो होती है पेप्सिन के प्रेजेंस में किसमें टूटती है? और इसका pH कितना होगा? 2 से 3। और ये टूटती है पेप्टोन में प्लस प्रोटियोज में, ये एडल्ट में। और इन चाइल्डहुड, इन इन्फेंट में, बच्चे में, इन्फेंट बेबी में, जो आपका भी छोटा बच्चा है उसमें क्या होता है? प्रोटीन जो होती है ये इसको कहते हैं, उसके प्रोटीन को कैसीन। क्या कहते हैं? कैसीन, जिसको कहा जाता है मिल्क प्रोटीन। क्या कहा जाता है? मिल्क प्रोटीन कहा जाता है, मिल्क में पाई जाने वाली। और ये किसके प्रेजेंस में? रेनिन के प्रेजेंस में इसको तोड़ती है पैरा कैसिनेट या कैल्शियम। हाँ हाँ, कैल्शियम पैरासिनेट। कैल्शियम पैरासिनेट या इसी को कहते हैं पैरा कैल्सिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम पैरासिनेट ये क्या होती है? कर्ड लाइक, जैसे दही होती है इस तरीके से हमारे पेट में पाचन हो गया। और पैनक्रियाज का ड्यूडेनम वाला आप लोगों को बता ही दी हूँ कि उसमें आपका जो बचा हुआ आया था पैनक्रियाज में क्या हुआ? जो कार्बोहाइड्रेट में ये बचा हुआ था ना, कहाँ गया? ये प्रोटीन और प्रोटीज वाला बता दी, लिपिड्स का बता दी, फिर उसमें न्यूक्लियस का बता दी, एमाइलेज वाला बता दी। तो वहां पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन। तो ये डाइजेशन का मैकेनिज्म हो गया। अब बचा है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
एब्जॉर्प्शन में मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर में बस 10 मिनट की क्लास है, उसको मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को फिगर बना दूंगी कि अब डाइजेशन हो गया, अब हमारा क्या बन गया बेटा, ग्लूकोज। टूट के सारी चीजें क्या बन गई हैं, ग्लूकोज बन गई है। उस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरीके से होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा, विलाई, माइक्रो विलाई, और एक होता है पेलिका सर्कुलरिस करके होता है। ये 3 स्ट्रक्चर समझाऊंगी, उसी के थ्रू वहाँ पे जो है आपका क्या होता है, ग्लूकोज किस तरीके से आपके ब्लड वेसल्स में जाते हैं, किस स्ट्रक्चर थ्रू उसको बता दूंगी। तो 10 मिनट का क्लास है, उस दिन आना आप लोग। अब आप लोगों को मंडे तक छुट्टी रहेगी, फिर आपका ट्यूसडे को ओपन होगा, तो उस दिन मैं आप लोगों को चाहे रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी या तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका डाइजेशन खत्म हो जाएगा उस दिन, बस 10 मिनट की वो क्लास रहेगी उसके बाद ही। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन।